Hello friends, welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other competitive examinations. अगर आप CTET की या फिर कोई भी competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडी क्विज चैनल से आप जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट NCERT बुक कवर करा रही हूँ जो कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रीन पे जो अभी आप देख रहे हैं ये NCERT बुक क्लास 6 है, जियोग्राफी है। इससे पहले का मेरा हिस्ट्री और साइंस कंप्लीट हो चुका है। अभी तक आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए, टोटल वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर इन वीडियोस के आप PDF फॉर्म चाहते हैं तो इसे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कीजिए, स्टडी क्विज वहाँ पे सर्च कीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा, PDF भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यही बोलूँगी मैं कि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा है, या फिर अगर आपको कोई और भी चीज़ चाहिए हो तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा बस मैं उसी को कवर कराऊंगी, जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसे मैं स्किप करते जाऊंगी, और कुछ वर्क आपको खुद भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये है लेसन 5 और इस लेसन का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, यानी पृथ्वी के कौन कौन से प्रमुख परिमंडल हैं इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल या जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम के लिए इसे स्क्रीनशॉट लेके फिलहाल आप नोट डाउन कीजिएगा। यहाँ पे शब्द की उत्पत्ति कैसी होती है इसे स्क्रीनशॉट लेके आप इसे समझ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आती हूँ भूमंडल पे। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये भी नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर पर सीटेट के लिए। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से नापा जाता है जिसे 0 माना जाता है। तो इन सबको नोट डाउन कीजिएगा, खासतौर पे ये और नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में कई बार आ चुका है। ये मानचित्र आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके, और कौन चीज कहाँ पर है इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर फिगर अच्छे से बना लीजिएगा। चलिए मैं आप लोगों को ले चलती हूँ यहाँ पे। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? सबको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, मैं बार बार कह रही हूँ। अब आते हैं महाद्वीप पे। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल पर बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया गया है। ऊपर मैंने आपको दिखा दिया है, उसको फिर से आप रिपीट करके देख लीजिएगा।
एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ये भी नोट डाउन कीजिएगा, कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिमी में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करती है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंगो ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 अगस्त 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बिछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो ये कहने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क यहाँ पे आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए आगे मैं बढ़ती हूँ। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाइए। इन सबको नोट डाउन करते जाइएगा। एशिया की क्या क्या खूबी है उसको आप नोट कीजिएगा, फिर यूरोप का आप नोट कीजिएगा। अब आते हैं अफ्रीका पे। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप से लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। आप पहले उस फिगर को आप बढ़िया से बना लीजिएगा या फिर इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब आते हैं उत्तर अमेरिका पे। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका के एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? ये भी फिगर आप देख लीजिए अच्छे से और इसका आप क्या कीजिएगा, फिगर तैयार कर लीजिएगा या फिर नोट्स ही डायरेक्ट आप तैयार कर लीजिएगा। ये फिगर को मैं बहुत छोटा करके आपको फुल दिखा दे रही हूँ। स्क्रीनशॉट आप तुरंत से लेके और इसे बार बार आप समझ लीजिएगा, ये ज़रूरी है। बिना समझे आपका काम नहीं चलने वाला है। अब आती हूँ मैं दक्षिण अमेरिका पे। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? ये क्वेश्चन किया है तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि सीटेट में क्वेश्चंस आ सकता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज के उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। चित्र 5.1 में जैसा कि दिखाया गया है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। सबको नोट डाउन कर दीजिएगा। इस चैप्टर में एक भी चीज़ छोड़ने लायक नहीं है जिसे मैं स्किप करूं, ठीक है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे।
ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के सभी शोध संस्थान यहाँ हैं। इसके नाम हैं मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए प्लीज़ इसे नोट डाउन करते जाइएगा। यहाँ पे जो अभी फिलहाल आप फिगर देख रहे हैं इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं जलमंडल पे। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आ सकता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। अब आते हैं हम महासागर पे। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। ये बड़े से छोटे के रूप में है। पहला है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा है, उससे छोटा है अटलांटिक महासागर, उससे छोटा है हिंद महासागर, फिर है दक्षिण महासागर, फिर लास्ट में सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। चित्र 5.1 में दिखाया गया है। अब आते हैं यहाँ पे। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी की 1/3 भाग में फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। इसे भी नोट डाउन कीजिएगा। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा में एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। इसको भी नोट डाउन करते चलिएगा। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, यानी त्रिभुज के आकार का है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है।
अब जान लेते हैं वायुमंडल के बारे में। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयमंडल, बहिर्मंडल कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, ये फिगर को आप बना लीजिएगा अच्छे से। मैं खुद बनाई थी जब मैं सीटेट का एग्जाम देने वाली थी, तो वैसे ही आप बना लीजिएगा। चलिए अब आती हूँ मैं यहाँ पे। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एवं दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इन सबको नोट डाउन करते जाइएगा, एक एक पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधे की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल का घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। क्या आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। यहाँ पे फिगर कुछ देख सकते हैं, देख रहे हैं, ये यहाँ पे दर्शाया गया है जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल को। अब आती हूँ मैं जीव मंडल पे। जीव मंडल स्थल मंडल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में जंतु जगत एवं पापड़ जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों के कुछ भाग पानी में डूब गया। नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उसका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों के उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को सीमित उपयोग की आवश्यकता है।
अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए हैं जो आपको जरूर करना है। ये रिकॉल है, ये करना जरूरी होता है क्योंकि इससे क्या लाभ है कि अगर आप चैप्टर को पढ़ने के दौरान जिस चीज पे आपकी नजर नहीं गई या जिस चीज को आप नोट नहीं किए हैं, ये क्वेश्चंस आपको करा देते हैं। तो इसलिए मैं एवरी चैप्टर में ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप क्वेश्चंस जरूर किया कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ करके देखिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मानचित्रकार ये भी कोई हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये था आज का लेसन जो होता है यहीं पे समाप्त। मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर आप ज़रूर किया कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।